बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सो स्टूडेंट्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस किसे कहते हैं, इससे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट आर रेडिएशंस। सो आपको पता है कि एनर्जी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन थ्री फॉर्म्स: कंडक्शन, कन्वेक्शंस एंड रेडिएशंस। सो ये रेडिएशन वही है कि ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो ये बेसिकली रेडिएशंस की डेफिनेशन है। अब हम कहते हैं स्टूडेंट्स के जब भी कोई हर बॉडी जो है ना वो रेडिएशन एमिट करती है। ठीक है, यानी ऐसी कोई बॉडी भी एग्जिस्ट नहीं करती जो रेडिएशंस को इमिट ना करे। लेकिन कोई बॉडी कितनी रेडिएशन इमिट करती है ये डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर कितना है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉट होता है तो वो रेडिएशन ज़्यादा एमिट करता है और एब्जॉर्ब लेस करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कप ऑफ टी हो, जो हॉट कप ऑफ टी, तो आप देखते हैं कि उस अगर आप उसको हाथ लगाएं तो उससे रेडिएशन एमिट हो रही होती है। तो क्योंकि वो हॉट है वो एमिट ज़्यादा कर रहा होता है और एब्जॉर्ब लेस कर रहा होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि वो यानी कुछ जब तक वो आप हॉट रखते हैं उसको तो वो रेडिएशन एमिट करता रहता है, और आप उसको हाथ लगाएं तो वो आपको काफ़ी गर्म महसूस होता है। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कोल्ड हो, तो कोल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो एब्जॉर्ब मोर करता है और रेडिएट लेस करता है या एमिट लेस करता है। ठीक है, यानी इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक हो, आप उसको कमरे में रखें। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो आप देखते हैं कि रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए थोड़ी देर बाद आप एक कोल्ड ड्रिंक को रखें कमरे में तो वो गर्म हो जाता है, इसलिए क्योंकि वो एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा होता है। और इसी तरह हमारे पास एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर या थर्मल इक्विलिब्रियम। अब अगर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका एक ही मतलब है कि वो जितनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। तो इसकी एग्जांपल भी अगर आप कप ऑफ टी से लें, अगर आप उसको कुछ देर कमरे में रखें तो आप देखते हैं कि कुछ देर बाद उसका जो टेम्परेचर है वो रूम के टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब मतलब और इसी तरह अगर आप कोल्ड ड्रिंक को रखेंगे तो वो भी कुछ देर बाद रूम के टेम्परेचर पे आ जाती है। तो लिहाजा अब हम कह सकते हैं कि ये जितनी रेडिएशन एमिट कर रही है उतनी ही एब्जॉर्ब कर रही है, इसीलिए ना इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना ही इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो अब इसी बात को हम आगे लेके चलते हैं कि वाई कैन नॉट वी सी रेडिएशन इमिटेड इन नॉर्मल लाइफ। अगर तो हर ऑब्जेक्ट रेडिएशन इमिट करता है तो फिर हमें नजर क्यों नहीं आती। तो उसका आंसर है कि एट लो टेम्परेचर लो लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस आर एमिटेड विच आर नॉट विजिबल। ठीक है, अब आपको रेडिएशन स्पेक्ट्रम का पहले पता होना चाहिए। देखें ये हमारा रेडिएशन स्पेक्ट्रम है: रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, द अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। तो अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे लॉन्ग वेवलेंथ है वो रेडियो वेव्स की है, और इसी तरह चलते जाएं तो सबसे शॉर्ट वेवलेंथ जो है वो गैमा रेज की है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी वाइज देखें तो सबसे जो स्मॉल यानी फ्रीक्वेंसी है वो रेडियो वेव्स की है, और लॉन्गर रेंज फ्रीक्वेंसी सबसे किसकी है, वो गैमा रेज की है। और ये इन फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी उतनी ही स्मॉल एनर्जी होती है रेडियो वेव्स की, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होती है गैमा रेस की। तो अब मैं कह रहा हूँ कि एट लो टेम्परेचर लॉन्ग वेवलेंथ्स आर एमिटेड। ठीक है, जब टेम्परेचर किसी बॉडी का कम हो तो लॉन्ग वेवलेंथ एमिट होती है, यानी या तो वो रेडियो वेव्स एमिट करता है या माइक्रोवेव्स या नॉर्मली इंफ्रारेड वेव्स जिनकी एनर्जी काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर वो इंफ्रारेड होती हैं, इसीलिए वो हमें नज़र नहीं आती। जिस तरह कप ऑफ टी है तो उसकी रेडिएशन हमें क्यों नहीं नज़र आती, क्योंकि वो लॉन्ग वेवलेंथ की होती हैं, कम एनर्जी की होती है, या ज़्यादातर इंफ्रारेड रेंज में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के यानी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो फिर हमें वो विजिबल स्पेक्ट्रम में नजर आती है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस तरह का होता है। आप एक पिक्चर देख रहे हैं तो हमारी इवन अपनी बॉडी से भी रेडिएशन एमिट होती है। ठीक है, अगर एक कमरे में दो तीन बंदे बैठे हो तो आपको लगता है कि हीट महसूस हो रही है, तो उसकी वजह क्या है
कि आपकी बॉडी से रेडिएशंस एमिट कॉन्टिन्यूसली होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती, बाकी जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको नज़र आती हैं, जस्ट लाइक स्नेक्स हैं या कैट्स वगैरह, उनको इंफ्रारेड रेडिएशंस भी नज़र आती हैं। लेकिन जब आप टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, ठीक है, किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाए, तो फिर जो उसकी रेडिएशंस एमिट होती हैं वो स्मॉल वेवलेंथ की एमिट होती हैं। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंफ्रारेड से वो रीजन हो सकता है कि विजिबल में कन्वर्ट हो जाए, तो अब आपको जो रेडिएशंस हैं वो नज़र आने लगती हैं। तो ये इसकी वजह कि क्योंकि नॉर्मल लाइफ में टेम्परेचर्स कम होते हैं और रेडिएशंस लॉन्ग वेवलेंथ की होती हैं, जस्ट लाइक इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या रेडियो वेव्स की। लेकिन जब टेम्परेचर हाई होता है तो वो विजिबल स्पेक्ट्रम में भी फिर हमें नजर आने लगती हैं, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ्स या हाई एनर्जी की वेव्स एमिट होती हैं। और अगर आप मजीद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली फिर विजिबल से भी ज़्यादा यानी अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज और गैमा रेज भी इमिट होती हैं, बट फॉर दैट वी रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, देन हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज हीटेड, then at low temperature it radiates in infrared spectrum but at high temperature it glows red। ठीक है, तो वही मैंने कहा ना कि अगर आप किसी बल्ब को भी अगर आप हीट दें, तो शुरू में जब उसमें से करंट गुजरता है, लेट्स सपोज उसका टेम्परेचर कम हो, तो वो जो रेडिएशंस एमिट करता है, ठीक है, वो बड़ी शॉर्ट वेव लॉन्ग वेवलेंथ्स होती हैं, यानी लो एनर्जी, और एज अ रिजल्ट वो हमें नज़र नहीं आती। लेकिन अगर आप इसके टेम्परेचर, इसमें से करंट पास करता रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, तो आप देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर, इसका जो कलर है वो रेडिश होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप वो विजिबल स्पेक्ट्रम में रेडिएशन एमिट करने लगता है। ठीक है, और अगर आप देखें तो हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे लॉन्ग वेवलेंथ रेड कलर की है। ठीक है, तो इसीलिए यानी सबसे कम एनर्जी किसकी है? रेड कलर की। ठीक है, स्मॉलेस्ट एनर्जी रेड की है, और सबसे लार्ज एनर्जी जो है वो जो है ना वो ब्लू या इंडिगो कलर की होती है। तो इसीलिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी ऑब्जेक्ट का, तो सबसे पहले तो आपको रेड नजर आएगा। अगर आप टेम्परेचर और इंक्रीज कर देंगे फिर वो ऑरेंज हो जाएगा, फिर येलो, देन उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, देन दिस ब्लू, एंड एट द एंड इट विल बी द ब्लूइश कलर। ठीक है, तो इसका मतलब है ब्लू कलर कंटेन्स द मोस्ट इंटेंस एनर्जी, और इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले अगर आप किसी चोरी को रखें ना, यानी किसी आग के ऊपर रखें, तो आप देखते हैं वो सबसे पहले वो रेडिएशन एमिट हो रही होती है, नज़र नहीं आती, क्योंकि वो इंफ्रारेड होती है। लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, तो आप देखते हैं कि वो रेडिश कलर हो जाती है। ठीक है, आप और टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली उसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये सारे कलर स्पेक्ट्रम भी आपको नज़र आ सकते हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं कि आवर सन अपीयर्स येलो बिकॉज इट हैज़ हाई टेम्परेचर, दैट इज 6000 केल्विन। तो हम कहते हैं हमारे सन का जो आउटर टेम्परेचर है वो तकरीबन 6000 केल्विन है, तो इसकी वजह से वो हमें इस रेंज में नज़र आता है येलो कलर में। ठीक है, लेकिन एक और स्टार है बेटलज्यूस, वो हमें एक कूलर स्टार है जिसका टेम्परेचर 2900 केल्विन है, वो हमें कैसा नज़र आता है? वो हमें ऑरेंज रेड नज़र आता है। ठीक है, तो अगर आप देखें स्पेक्ट्रम में ऑरेंज रेड, तो ऑरेंज रेड और येलो उसके पीछे है, जिसका मतलब है कि देखें वेवलेंथ, यानी जितना टेम्परेचर हाई है, ये चलें लो कर लें, अगर लो टेम्परेचर पे आपको ऑरेंज रेड नज़र आ रहा है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ यानी कि हाई एनर्जी की तरफ, तो तब सन हमें येलो नज़र आता है, लेकिन वो जो कूलर स्टार है वो हमें ऑरेंज रेड नज़र आता है स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, तो इवन अगर हायर टेम्परेचर स्टार्स होंगे तो दे विल अपीयर ब्लूइश। ठीक है, यानी सन से भी ज़्यादा अगर हाई टेम्परेचर होगा किसी स्टार का, तो वो आपको ब्लूइश नज़र आएगा एज कम्पेयर टू येलोइश कलर। ओके, तो ये रीज़न है कि वाई वी सी द सन एज अ येलो स्टार। Okay, now we will define कि exactly what is black body. तो black body कहते हैं it is a system which absorb all radiation falling on its surface. It is both an ideal absorber and ideal radiator. ठीक है, तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि हर बॉडी रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करती है और इमिट भी करती है, लेकिन ब्लैक बॉडी एक कॉन्सेप्ट है एक आइडियल बॉडी के बारे में। ठीक है, ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है
कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर जितनी भी रेडिएशंस आप फॉल करें वो सारी एब्जॉर्ब कर लें, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उसका, जो जिसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, तो फिर वो उतनी ही रेडिएशंस को इमिट भी करेगा। यानी इट इज़ एन आइडियल एब्जॉर्बर एज वेल एज एन आइडियल रेडिएटर। इस ये कोई भी रेडिएशन इस पे फॉल करें तो वो एब्जॉर्ब किए बगैर नहीं रहता, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और जो ये एमिट करती हैं वो भी सारी की सारी रेडिएशंस को एमिट करते हैं। ठीक है। तो यानी इससे पहले तो आपको ये भी समझना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ कि ये एक रेड कलर है, तो ये रेड क्यों है? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है मसलन, तो ये रेड कलर को इमिट कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये बाकी जितने कलर्स हैं उनको क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। सिर्फ रेड को इमिट कर रहा है, इसीलिए ये आपको रेड नजर आ रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि ये कोई ग्रीन कलर है, तो ये ग्रीन क्यों है? बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग ग्रीन कलर while absorbing the rest of the colors। ठीक है। तो इसका मतलब है ये तो आइडियल बॉडीज नहीं है, ये तो सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं कर रही, कुछ क्या कर रही हैं? रिफ्लेक्ट भी कर रही हैं। तो इसलिए, लेकिन अगर एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, अगेन ये अब अगर आप इस ब्लैक कलर को भी ब्लैक कहें तो ये एग्जैक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंफ्रारेड रीजन में देखेंगे तो हो सकता है ये कुछ ना कुछ रेडिएशंस को स्टिल क्या कर रहा हो? एमिट कर रहा हो। कौन सी रेडिएशंस में? इंफ्रारेड में। तो लिहाजा परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होगी जो कोई भी रेडिएशन एमिट ना करे, उस पर जितनी मर्जी रेडिएशंस फॉल करें वो सारी की सारी एब्जॉर्ब करे, और अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो फिर वो रिफ्लेक्ट भी सारी करेगी। तो आइडियल बॉडी तो हमारे पास एग्जिस्ट ऑब्वियसली नहीं करती, लेकिन फिर भी हम अगर चाहें तो एक ब्लैक बॉडी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम अगर एक बॉक्स लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर आप फिल कर दें इसको सूट से। ठीक है। जो आप देखते हैं आग जलाते हैं ना, तो जिसकी वजह से दीवारें ब्लैक हो जाती हैं, जो ऐश होती है, उससे आप इस पूरे यानी इस बॉक्स के इन साइड को अंदर से लेट सपोज फिल कर देते हैं ब्लैक से। तो लिहाजा आप जब इसको सूट से फिल करेंगे, वो सारी बात है कार्बन की एक फॉर्म में, तो वो जो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। तो अब आप इसके ऊपर बाहर से कोई रेडिएशंस फॉल करेंगे, लेट सपोज कोई लेजर लाइट फॉल करेगी। तो लेकिन आपको मैंने कहा ना, जो आप ऐश लगाएंगे वो होती तो ब्लैक कलर की है, लेकिन इट इज स्टिल नॉट अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। वो कुछ ना कुछ रेडिएशंस अभी भी रिफ्लेक्ट करेगी, सारी की सारी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। लेकिन जब ये रेडिएशन फॉल करेगी तो कुछ रेडिएशन यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, फिर कुछ मजीद यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ फिर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, फिर मजीद यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, फिर रिफ्लेक्ट। तो ये जो एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन चलती रहेगी, एक टाइम आएगा सारी की सारी रेडिएशन इस बॉक्स के अंदर क्या हो जाएंगी? एब्जॉर्ब हो जाएंगी। सो हमारी जो पहली कंडीशन है कि एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल एब्जॉर्बर, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई ना, कि लाइट आई और सारी की सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट सॉरी एब्जॉर्ब होगी। तो अब जब एब्जॉर्ब होगी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नाउ वी से कि इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ऑब्वियसली इट विल बी एन आइडियल रेडिएटर एज वेल। अब इसी ये जो इसका ये जो होल है यहाँ पे, इसी से रेडिएशंस क्या होंगी? इमिट भी होंगी उतनी ही जितनी इसने एब्जॉर्ब की है। सो नाउ वी कैन से कि एक ब्लैक बॉडी हमने बना ली। तो इसी ब्लैक बॉडी को अब मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने स्टडी किया, जिनमें से सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लमर और सेकंड का नाम था प्रिंगशीन। सो लमर एंड प्रिंगशीन बेसिकली स्टडी द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। ठीक है। जो ऐसे रेडिएशन आ रही थी, उन्होंने एक अपरेटस की मदद से, थर्मोपाइल की मदद से इन रेडिएशंस को डिटेक्ट किया और उनका एक ग्राफ बनाया। ठीक है। तो वो ग्राफ कुछ इस किस्म का था, यानी वो ग्राफ बिटवीन द वेवलेंथ एंड द इंटेंसिटी था। यानी वाई एक्सिस पे हमने उन्होंने देखा कि कितनी रेडिएशंस की इंटेंसिटी है, और वाई एक्स एक्सिस पे रखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या है, कितनी इंटेंसिटी पर। तो अब इसको जब उन्होंने स्टडी किया, तो हम कहते हैं कि वो कहते हैं आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स अ ग्राफ ऑफ करंट नहीं, सॉरी ये यहाँ पे गलत लिखा है, अ ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ
फॉर इमिटेड रेडिएशन एट डिफरेंट टेम्परेचर इज शोन बिलो। तो अगर आप इस ग्राफ में देखें तो अभी इसको हम देखेंगे। ये देखें 3 टेम्परेचर्स पर आपके पास ग्राफ है। एक 3000 केल्विन पर है, यानी ब्लैक बॉडी के जब टेम्परेचर 3000 केल्विन था तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें रिसीव हुआ। फिर जब टेम्परेचर 4000 केल्विन हुआ तो कुछ इस तरह का ग्राफ रिसीव हुआ। एंड व्हेन द टेम्परेचर वर 5000 केल्विन देन वी गॉट अ ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, तो ये लमर एंड प्रिंगचीम ने ऑब्जर्व किया। अब ये जो ग्राफ था इसको मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि ये जो ग्राफ है इसकी शेप इस तरह क्यों है। तो अब इसमें सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया उसका नाम था वीन। ठीक है, तो वीन ने अपना इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और जो उसका लॉ था उसको हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो डेफिनेशन इसकी ये थी कि एट अ गिवन टेम्परेचर टी द एमिटेड एनर्जी हैज मैक्सिमम एनर्जी maximum values for certain wavelengths lambda max and the product of lambda max and t remains constant। यानी इसका मतलब ये था कि अगर वो ग्राफ हम देखें जो प्रीवियस ग्राफ था तो वो कहता है कि आप देखते हैं कि हर टेम्परेचर पर एक पीक वेवलेंथ आती है। यानी अगर आप 3000 पे देखें तो ये लैम्डा मैक्स क्रिएट हो रहा है। बाकी यानी इस वेवलेंथ की मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, फिर अगर आप सेकंड पर देखें टेम्परेचर जब हाई हुआ तो 4000 केल्विन पर ये वाला कोई लैम्डा मैक्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी इमिट हो रही है, बाकियों की कम इमिट हो रही है। और जब मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उन्होंने देखा कि ग्राफ अगेन कोई एक यानी किसी 5000 पर इट इज शोइंग सम मैक्सिमम वेवलेंथ और इंटेंसिटी उसकी हाई है। बाकी अगर आप दोनों साइड्स पे देखें तो इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो ये बात उन्होंने कही कि हर टेम्परेचर पर वीन ने कहा कि एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी की मैक्सिमम वेवलेंथ एमिट होती है। और फिर उन्होंने दूसरी बात ये कही कि हर यानी मसलन ये लैम्डा मैक्स है रेड कलर वाला जो लिखा है, तो इस पीक वेवलेंथ को अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर यानी 3000 से मल्टीप्लाई करें तो उन्होंने कहा ये हमेशा एक कांस्टेंट की इक्वल आता है। ठीक है, यानी अगर आप 4000 की उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो भी कांस्टेंट होगा। अगर आप 5000 की कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को इसी 5000 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो दिस वाज बेसिकली द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, यानी ये लॉ है कि लैम्डा मैक्स इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट उन्होंने मेजर किया, दैट वाज इक्वल टू 2.9 इनटू 10 इज पावर -3 मीटर केल्विन। ठीक है, लैम्डा मैक्स मीटर है, टेम्परेचर केल्विन, तो टी यहाँ पर आप हमेशा केल्विन में पुट करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। तो इससे अगर हम देखें इस फार्मूला से, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, तो इस लॉ से हमें एक और बात भी पता लगती है कि अगर आप देखें अगर आप लैम्डा मैक्स का रिलेशन देखें टेम्परेचर के साथ इसी फार्मूला से, तो देखें ये रिलेशन क्या मान रहा है कि लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा लैम्डा मैक्स क्या होता जाएगा, स्मॉलर होता जाएगा। तो यही इसकी डिस्प्लेसमेंट लॉ होने की वजह है। इसको डिस्प्लेसमेंट लॉ इसलिए कहते हैं कि अगर आप देखें तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है लैम्डा मैक्स इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ्स। ठीक है, यानी 3000 पे यहाँ पीक आ रही है, 4000 पे स्मॉलर पीक है, और 5000 पे मजीद स्मॉलर पीक है। तो अगेन इसकी सिंपल सी रीज़न है, और ये क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रही है टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ इसलिए इसको कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और क्यों वेवलेंथ कम हो रही है, तो आपको सिंपल रीज़न पता होनी चाहिए कि एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो ये ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एनर्जी भी इंक्रीज होनी चाहिए, इसलिए वेवलेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती जाती है। तो दिस इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सेकंड हमारे पास है कि एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो ग्राफ के अंदर एरिया आ रहा है, ठीक है, ये जो इस ग्राफ के अंदर एरिया है, लेट्स सपोज ये वाला एरिया, तो ये जो एरिया है ये क्या शो करता है,
ये शो करता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर आप इसको देखें तो बेसिकली क्या चीज़ है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये क्या चीज़ है, ये तो पावर है। और पावर पर यूनिट एरिया किसको कहते हैं, इंटेंसिटी को। तो इसका मतलब है जो ग्राफ के अंडर एरिया है, इट इज बेसिकली शोइंग व्हाट, द इंटेंसिटी ऑफ द एमिटेड रेडिएशंस। ठीक है, तो एरिया इंटेंसिटी को शो कर रहा है इस ग्राफ के अंदर। तो अगर आप देखें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। देखें लो टेम्परेचर पर ये एरिया आ रहा है जो कि थोड़ा सा कम है। अगर आप मजीद हाई टेम्परेचर पे देखें तो एरिया इंक्रीज हो गया, इसका मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है इमिटेड रेडिएशंस की। और अगर आप मजीद हाई टेम्परेचर पे देख रहे हैं तो अब आप देखें कितना ज़्यादा एरिया इसके अंदर कवर हो रहा है। इसका मतलब है कि मजीद जो है आपके पास टेम्परेचर बढ़ाने से इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशंस इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। फिर यहाँ पर अब ये जो हम थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं, ये एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्टीफन। स्टीफन ने ये बात देखी कि जो ई है, ई यहाँ पर इंटेंसिटी को शो कर रहा है। ठीक है, इट इज नॉट एनर्जी, इट इज व्हाट, इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी उसने कहा ऑफ एमिटेड रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की फोर्थ पावर के। ठीक है, टी पावर 4 है यहाँ पे। तो उसने कहा कि जैसे जैसे आप अच्छा चलें यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो एक कांस्टेंट आता है विच इज़ कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे क्या चीज़ है, ये कांस्टेंट है विच इज़ कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़्ड टू पावर -4। तो ये जो लॉ है इसको कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये लॉ बेसिकली बता रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं यानी इंटेंसिटी का ये रिलेशन है, तो फॉर एग्जांपल मैं किसी बॉडी का टेम्परेचर 2 टाइम्स बढ़ा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ 2 टाइम्स। पहले अगर 1000 केल्विन है, लेट्स सपोज 2000 कर दें, तो आप देखेंगे कि कितना फर्क पड़ेगा टेम्परेचर पे। तो वो हमें क्या बता रहे हैं कि 2 टाइम्स टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 16। तो 16 टाइम्स आपके पास इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर आप टेम्परेचर को सिर्फ 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं कि ये हमें लॉ है, इसको कहते हैं स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, कि व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ emitted रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। नाउ इन द लास्ट वी विल से कि ये जो मतलब स्टीफन्स लॉ था या वीन्स लॉ था, ये भी हम कह सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स के लॉज में आते थे, और ये फेल हो गए टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम कंप्लीटली। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन हुए थे, फेल हुए थे, उसमें हम पहले देखते हैं कि इससे पहले भी कुछ लॉज थे, यानी साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को। अब आप ये तो देख लें कि जो ओरिजिनल कर्व है वो ये वाला है। ठीक है, ये जो जिसके ऊपर जिसके साथ प्लैंक्स लॉ लिखे हैं, ये वाला ओरिजिनल कर्व था जिसको साइंटिस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनमें एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रेले जी। तो बंदे थे रेले एंड जीन। तो इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन इनके जो लॉ था उसके मुताबिक हम कहते हैं इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम एट शॉर्टर वेवलेंथ्स। ठीक है, यानी इनके मुताबिक जो ग्राफ था, ये आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, इनके मुताबिक ये ग्राफ इस शेप का होना चाहिए था कि यानी इनके मुताबिक ये तो ठीक है कि इस साइड पे ग्राफ ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम देखते हैं कि ग्राफ तो नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए और ये फेल हो गए टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम एट दिस शॉर्टर वेव लेंथ। ठीक है, इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह ये थी कि ये लोग क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। ये समझ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जब क्या करता है, वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेशन की वजह से वो एनर्जी इमिट करते हैं। तो लिहाजा इनका ख्याल ये था कि जितना जितना आप टेम्परेचर देंगे इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करेगा, और जितना ज़्यादा वो वाइब्रेट करेगा उतनी ही हाई इंटेंसिटी की वो रेडिएशन एमिट करेगा। लिहाजा इनके ख्याल में टेम्परेचर के जितना मर्जी बढ़ा देते, इंटेंसिटी को कम नहीं होना चाहिए। आपकी इलेक्ट्रॉन मजीद हर हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा वाइब्रेट करेगा और वो ज़्यादा रेडिएशन एमिट करेगा। लेकिन हम आगे देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड था
क्लासिकली कि वो वाइब्रेट करता है और रेडिएशन एमिट करता है किसी भी टेम्परेचर की, किसी भी इंटेंसिटी की। ऐसा नहीं था, ठीक है। इसको बाद में प्लैंक ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया था, वो हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। उसने कहा था कि एनर्जी जो होती है वो तो क्वांटाइज्ड होती है, वो हर स्पेसिफिक एनर्जी ही इमिट हो सकती है हर टेम्परेचर पर। हर यानी हर एटम जो है वो किसी भी एनर्जी को इमिट नहीं कर सकता, वो हमेशा स्पेसिफिक एनर्जी इमिट करता है। तो लिहाजा बहरहाल रेले जीन का मुताबिक ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन असल में जो ग्राफ है वो आपको पता है वो तो इस किस्म का बनता है लोअर वेवलेंथ्स पे। तो दे फेल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट वीन था, जिसका हमने भी पढ़ा, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। he also failed to explain this black body radiation spectrum। क्यों इनका ख्याल था it failed to explain the spectrum at longer wavelengths। यानी वीन का ख्याल ये था कि ग्राफ की शेप इस तरह की होनी चाहिए थी, ठीक है। यानी वो समझता था कि बिल्कुल सिमेट्रिक होना चाहिए था दोनों साइड्स पे। इस साइड पे यूं है तो इस साइड पे यूं होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट थोड़ा सा यानी अब्रप्टली ऊपर जाता है, लेकिन उसके बाद स्लोली नीचे की तरफ आता है। तो ये जो चीज़ थी, यानी ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं, ये वीन का ख्याल था कि ग्राफ ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं था। सो ही आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। और इन द लास्ट मैं आपको बता दूं कि इस फेलियर को फिर किसने एक्सप्लेन किया था? इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय मैक्स प्लैंक। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें फिर हम देखेंगे कि हाउ ही एक्सप्लेन दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम परफेक्टली। ओके, बाकी इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है पेपर में वो इस तरह आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं लिखा, लेकिन वो आप लिख सकते हैं कि यानी विच लॉज वर द मेन फेलियर्स ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो उसके अंदर आप ये वाले लॉज लिख सकते हैं।